गाइस आज की जो वीडियो है वो व्लॉग नहीं होने वाला है। जो व्लॉग देखने आया है वो स्किप कर सकता है, ये इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। बट जिनको रियलिटी में जापान आना है और जापान के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मे बी वो इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। मतलब एक बच्चे को जापान आते हुए क्या फ़ील होता है, कैसा लगता है, सब कुछ रियल एक्सपीरियंस से बताया। मैं उस दिन आदि और के यहाँ गया था अपने दोस्त लोगों के यहाँ जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, और उन्हें समथिंग उस समय 1 महीना हो गया था। और तब मैंने उनसे पूछा कि कितना तुम्हें लिविंग कॉस्ट आ रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें घर वालों के बिना, जापान में क्या क्या चेंजेस है, फूड का क्या है, सब कुछ। मतलब A to Z जापान कौन आ सकता है, सब कुछ पूछा है गाइस, मतलब जितना हो सकता है। और हमने नॉर्मल एक कन्वर्सेशन करी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है गाइस। मतलब आप आराम से बैठ के देखना इस वीडियो को खाना खाते हुए, बिल्कुल समझ के देखना, आराम आराम से बस। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और गाइस आज की व्लॉग की शुरुआत आज हमारे साथ है आदि एंड सरदार जी। तो गाइस वैसे आज का जो मेन वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो आप कि इंडियन स्टूडेंट की क्या लाइफ है जापान में, और कैसे रहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर चीज़ पूछते हो आप। तो ये जापान में अभी कुछ समय पहले आए थे, तो सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं हम तीनों, व्लॉग में भी आपने देखा होगा। तो आज मैं इनसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके जितने भी डाउट रहते हैं मे बी वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और जो बच्चा जापान आना आना भी चाहता है ना, उनको भी मतलब क्लियर हो जाएगा कि किनको जापान आना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए, सब कुछ। तो चलो भाई शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन, नॉर्मली जापान कैसा लग रहा है? बढ़िया, साफ सुथरा, सब कुछ कायदे से हो रहा है। पाजी? सेम, काफी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब इंडिया से जब तुम जापान आए तो सबसे पहले क्या चेंज लगा सबसे ज़्यादा? रोड्स। अच्छा, आदि? खाना। मुझे लगता है काफ़ी सही है। देखो रोड गाइस यहाँ ऐसा है ना, मतलब इंडिया से जो बंदा एक्सपेक्ट करके आता है ना, जैसे जापान के बारे में हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो वो रियलिटी में हमें देखने को मिलता है कि सच में बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के सिविलाइज्ड हैं, काफ़ी अच्छे से रहते हैं, हर चीज़ मेंटेन करके चलते हैं। और दूसरा आदि ने बोला खाना, तो खाने का गाइस ऐसा है ना। खाना तो यहाँ पे ऐसा है, इंडिया के अंदर स्पाइसी फूड मसाले से भरा हुआ। हाँ, यहाँ आने के बाद मिल रहा है मीठा खाना, बॉइल्ड खाना, बॉइल्ड खाना, पानी से भरा हुआ खाना, और कभी कभार फीका खाना। मसाला अगर आपको ये भी बोल रहे हैं मिर्ची वाला खाना, तो उसमें आपको नाम मात्र की मिर्ची मिलेगी। तो गाइस इसको तभी जापानी लोग इतना लंबा जीते हैं, इसका मेन रीज़न भी है क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला खाते नहीं है। और इनकी बताओ क्या, हमारे इंडिया में क्या होता है ना, जैसे हम दिन सुबह क्या खाते हैं, रोटी सब्जी ना, दिन में चावल हो गया और रात को रोटी सब्जी, ऐसी होता है ना इंडियन रूटीन। हम ना कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन नहीं खाते, तो इसीलिए हम हेल्दी नहीं रहते, लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाते। तो मेन रीज़न ये है। जापानी में क्या रहता है ना, छोटा सा साइड साइड डिशेस रहती हैं, किसी में फिश हो गया, किसी में सूप हो गया, किसी में एग हो गया, किसी में कुछ हो गया, ओवरऑल ना हर चीज़ मिल जाती है। मेरा इंडिया में ऐसे रहता था, हफ्ते में 1 या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार होता था चिकन। नॉन वेज यहाँ मेरा दिन में 2 बार हो रहा है, लेजिट दिन में 2 बार। ये जापान है यार भाई। जापान में नॉन वेज 90, देख यार वेज कौन ही खाता होगा जापान में, होंगे 1-2% लोग जो वेज ही होंगे नो। जापान में भाई पहले तो सच बता रहा गाइस, जो इंडिया से वेज बंदा है, मतलब जो नॉन वेज नहीं खाता भाई, यहाँ आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। एक तो होगी खाने से लेकर, दूसरी कॉस्ट से भी होगी, क्योंकि यहाँ सब्जी और हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है ना। तो लोग तो फ्रूट्स भी महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा। कीवी लेकिन सस्ती है गाइस, कीवी, कीवी सस्ती, एवोकाडो, अरे ये इंडिया के बराबर के पैसे का है। एवोकाडो जबकि इंडिया से सस्ता है यहाँ। हाँ, इंडिया में कितने का मिलता है एक? इंडिया में 600? एक ना 150-200 में मिल जाता हाँ, है। 150-200 का यहाँ तुम्हें 80-90 में मिल जाएगा आराम से, 80-60 रुपए में इंडिया की। मैंने कीवी देखा था आज, वो कीवी 100-150 120 138 का बता रहे थे वो। हाँ, पत्ता गोभी होगी, 1 किलो पत्ता गोभी कितने की मिल जाएगी हमें? 20-30 रुपए। 20-30 रुपए की, क्योंकि फार्म, अरे हमारे इंडिया का ये रहता है ना कि एग्रीकल्चर स्केल काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। जापान में तो इतना है ही नहीं नहीं। एग्रीकल्चर, तो ये सी फूड पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो सी वो वाली फूड हाँ काफ़ी सस्ता है। सी फूड भी ठीक है, मतलब सस्ता नहीं बोलेंगे, कुछ भी चीज़ें है महंगी, बट वेजिटेबल से तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है या नॉन वेज। तो दूसरा रीज़न गाइस यही हो गया कि फूड की ये जो दिक्कत होती है। अगर आप जापान आओगे, इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, कहीं कहीं इंडियन रेस्टोरेंट में तुम्हें मीठा खाना भी मिलता है, क्योंकि जापान के लोगों के हिसाब से कड़ी बनाई रहती है, क्योंकि वो मिर्च स्पाइसी इतना ज़्यादा नहीं खाते। चलो अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने पूछ लिया कि जापान कैसा लगा, मतलब जापान आए तुम्हें क्या चेंज लगा, ठीक है। खाना का तुमने बोला, तुम्हें रोड बोला क्लियर है, और सिविक सेंस तो आ ही गया उस टॉपिक में। तो अब मेन क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, एज अ स्टूडेंट तुम जापान में आए हो, ठीक है।
एज अ स्टूडेंट देखो अपना बिल भी पे कर रहे हो, प्राइवेट फंडेड हो, स्कूल की फीस भी तुमने पे कर दी है, साथ में रेंट भी दे रहे हो, हर चीज़ तुम्हें खाना पीने का सब कुछ, तो मंथली कितना आता है तुम्हारा? स्कूल फीस को हटा दो पहले, ठीक है, तुम सिर्फ अपनी लिविंग कॉस्ट बताना, स्कूल फीस को हटा दो, स्कूल फीस अलग है, लिविंग कॉस्ट ही सिर्फ मंथली कितना लगता है तुम्हें, मतलब किस किस में सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्या क्या सबसे ज़्यादा महंगा है, तो ये सबसे पहले। मेरा पिछले महीने का 13 मान था, 1,30,000 येन, मतलब येन। इंडिया की 75,000 अराउंड। हाँ, पिछले महीने तो फिर वही है कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन फीस के हिसाब से। अच्छा और रेशी भी दी थी हमने, रेशी मतलब अवार्डिंग मनी। अच्छा, तो ये तो अब ये कम हो जाएगा सेकंड मंथली, मतलब इस महीने मेरा इतना कोई खर्चा हुआ नहीं है। तो कितना आ जाएगा लगभग? मेरा पर डे है अप्रोक्स 1,000 येन के आसपास एवरेज चलता है मेरा, तो कि मैं अच्छा, पर डे हमेशा 1,000 येन तो मैं उड़ा ही देता हूँ महीने के। तो आगे cost, से किराया, 32,000 येन उसके अंदर है मेरे रेंट का, 62, और 5,000 येन इतना आएगा नहीं पर मान लेते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट, कि बिल विल सारे मिलाकर। अच्छा 67, और ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मेरा 5,000 येन है ही, अच्छा तो उससे ज्यादा नहीं जाता। अच्छा, तो 75,000 येन करीबन आ जाता है। पाजी का इतना ही? नहीं, मैं इतना खर्चा करता नहीं हूँ। पहले महीने का मैंने अपना उड़ाया था अराउंड 70,000 येन। अच्छा 70,000 येन, उसके बाद नहीं तो, लेकिन उसके बाद लाइक मैंने वो अपनी मैकबुक ली थी, वो तो घर वालों ने लेकर दी थी, वो चीज़ को हटा देते हैं कि वो दूसरी आ जाती है। उसके बाद सेकंड मंथ का लाइक मेरा इतना है कि खाने का मैं ग्रोसरीज ले आता हूँ, घर पर बना लेता हूँ, तो मेरा काफ़ी बच जाता है। अच्छा, तो अभी सेकंड मंथ का ऐसा रहा है कि मैंने लाइक इंडियन रुपीज में पूरा बताऊँ ना, मेरा 30,000 अप्रोक्स है। आएगा ही आएगा कि इतना मंथली हाँ। आएगा ही? अगर सेविंग्स भी करता हूँ लाइक, और कि घर का किराया भी ऐड है इसमें 30,000 में, क्योंकि इंडियन रुपीज में 20,000 हम पे कर रहे हैं अपना, हाँ, वो रेंट का। ऊपर अगर जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का 2,000 मानकर चलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस का 1,000, क्योंकि येन में भी अगर आएगा तो 2,000 के अराउंड ही आएगा अगर मैक्सिमम आएगा। तो इतना तो अभी मैं मान के चलते 35,000 रुपए पकड़ के चलता है हर चीज को लेकर। और उसके बाद पार्ट टाइम में तो और भी इजी हो जाएगा। हाँ, पार्ट टाइम अगर मिलेगी तो काफी और मतलब सही हो जाएगा। तो गाइस जो ये अभी हमने कॉस्ट बताई, एक आदित्य ने बताई और ये पाजी ने बताई हमारे, तो इसका देखो ये होता है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से खर्चा करता है। अब नुन्नू पे लगा लो, नुन्नू कितना ज्यादा करता है, गोलू कितने ज्यादा करते हैं। हम इंडियन है, हम इतने मिडिल फैमिली के रहते हैं ज्यादातर लोग, तो हम देख के चलते हैं हर चीज की, हाँ किस में हमें कितना उड़ाना है, खुद से हमें कहाँ पे कवर करना है हर चीज। तो देखो अब ये फीस नहीं थी, इसमें फीस इंक्लूडेड। अभी 1 साल का कोर्स है ना तुम्हारा, 1 साल की फीस कितनी है लैंग्वेज की तुम्हारी? 8 लाख येन। 8 लाख या 8 लाख सेम ही है। तो 8 6 48, मतलब 4,80,000 रुपए 1 साल की फीस है लैंग्वेज स्कूल की। तो उसको अगर तुम ऐड करोगे पर मंथ के हिसाब से डिवाइड भी करोगे ना, तो ये 30,000 रुपए, 30 नहीं 40,000 रुपए, सॉरी, तो 40,000 रुपए मंथली तुम्हें स्कूल की फीस भी है। सबको भी ऐड करोगे तो कितना पड़ेगा, आदि का लगाएं अगर, तो ये पड़ रहा है 1,10,20,000 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं अप्रॉक्स 1 लाख। अगर अपन एक इंडियन के हिसाब से रह रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट है 50,000 के आसपास। अच्छा हाँ, तो मतलब 1 लाख रुपए पकड़ के चले ना। हाँ, इंडियन 1 लाख रुपए, और पाजी का लग रहा है 70-80,000 के अराउंड ही चलेगा मैक्सिमम, क्योंकि मैं इतना करता ही नहीं हूँ खर्चा। हाँ, मैं तो काफी सेविंग्स करता हूँ। आप तो वैसे चलो डिपेंडेंट वीजा में आए हो, हमारे वाले में केस थोड़ा अलग था। अच्छा, स्कूल वाले अलाउ नहीं करेंगे अगर आपकी मतलब जो ईयरली इनकम 15-20 लाख से नीचे है तो। अच्छा, स्कूल अलाउ नहीं करेगी आपको। अच्छा, अगर पेरेंट्स इनकम दिखानी पड़ेगी, इतनी इनकम होनी चाहिए, चाहे आप पे सेविंग्स ही हो, 50 लाख की भी सेविंग्स है वो अलाउ नहीं करेंगे। उन्हें सेविंग से मतलब नहीं है, उनको इनकम से मतलब है। अच्छा, पेरेंट्स इनकम होनी चाहिए कितनी, एनुअल इनकम 15 लाख को प्लस। तो देख लो गाइस। और साथ में अब जो बच्चे जो सोचता है ना, भाई लोग की कमेंट में पूछते भी हैं कि जापान में हम पार्ट टाइम करके अपना कॉस्ट कवर कर लेंगे, तो ये आप खुद ही देख लेना। देखो स्कूल की फीस मैंने बता दी, 1 लाख, मतलब आप एवरेज पकड़ के चलो 90,000 रुपए तो कहीं नहीं गया इंडिया का। और पार्ट टाइम से तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 28 आवर्स पर वीक कर पाता है बंदा यहाँ जॉब, तो 1 घंटे की 1200 भी लगाए तो 4 घंटे की कितनी हो गया, 12 4 जा 4800। अरे यार, मन के अंदर कैलकुलेशन बहुत कम होगी भाई, मैथमेटिक्स अब। तो वही तो देखो गाइस, जापान में ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 1 महीने का ना पार्ट टाइम करके कितना कमा सकता है? 70,000 रुपए पकड़ के, 70,000 रुपए पकड़ के चलो कि इतना बंदा कमा सकता है।
अब देख लो, तो आप बताना, देखो इसमें स्कूल की फीस लगा के सब कुछ जो भाई ने कॉस्ट बताई थी 70-80 हजार रुपए तो आती ही आती है महीने की। और भाई लोगों की किस्मत अच्छी है, उनको अपार्टमेंट अच्छी जगह मिला, काफी सस्ता मिला, वैसे मिलता नहीं इतना सस्ता। हाँ आज मैं चेक कर रहा था। हाँ नुन्नू और जहाँ रहते हैं भाई 80,000 है उसका। 94,000। वो मेंटेनेंस मिला के? ना सिर्फ किराया 94,000 है। क्या उसका। डबल रूम है सिंगल रूम? नहीं उसका बड़ा है थोड़ा, काफी ऐसा नहीं है सिंगल हाँ, रूम, तो फिर उसका तो बहुत बड़ा है। वो प्रॉपर अपार्टमेंट होगा ना उसका। हाँ अब जो खोस आए तुम्हारा जैसे ही है भाई, खो का तो उसका ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है, उसका किराया भी भयंकर 60,000 62,000 येन दे रहा है। तो तुम काफी ज्यादा लक्की हो भाई, तुम्हें 32,000 येन में इतनी प्यारी जगह मिल गई और हर चीज अवेलेबल है भाई लोगों के पास। किचन दे रखा है, फ्रिज भी उन्होंने दिया, ठीक है, एसी भी दिया है, माइक्रोवेव भी दे रखा है, टेबल, हर चीज दे रखा है। तो ये काफी बढ़िया चीज है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत जगह अच्छी जगह मिला। ये भाई तुम्हें लक अच्छा है, आदि भैया ने दिला दी अच्छी जगह। हाँ अब मेन क्वेश्चन है कि अब जैसे आप जापान आ गए, ठीक है, जापान में आने के बाद आपने रूम सब कुछ मेंटेन कर लिया, किराया एक एक करके चलते हैं, लाइन वाइज चलते हैं, रूट से लेकर चलते हैं ऊपर तक। अब जापान में आप आए क्यों, मेन है लैंग्वेज पढ़ने। तो लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जापान में, वो भाई लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ जापानी जो लोग होते हैं वो 95% लोग जापानीज ही बोलते हैं, इंग्लिश कहीं यूज़ ही नहीं होती। तो क्या डिफ़िकल्टी आई मतलब जापान में तुम्हें रह के यार, मेन क्वेश्चन ये है कि डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ी तुम्हें? पहला वीक तो यही था कि मतलब दुकान पे जा रहे हैं, बस सामान लेके वहीं खड़े हो रहे हैं कि वो अपने आप ही बिल बना के दे देंगे, अपने को बस पैसे देने हैं। पर कई बार वो पूछ भी लेते हैं कि भाई अगर आपको थैली चाहिए, थैली अपन यहाँ ऐसे पॉलिथीन भी नहीं बोल सकते, पॉलिथीन भी समझ में नहीं आएगा, तो वो फुकरो करेंगे। तो अपने को पता नहीं फुकरो क्या होता है। ये इंसिडेंट हुआ है, मतलब मेरे साथ हो चुका है अभी। अब तो चलो याद हो गया मेरे को फुकरो क्या होता है। तो वहां पे जाके बस यही रहता है। और अगर अब मेरे को कुछ भी चेंज कराना है अपने डॉक्यूमेंट में या कुछ भी, तो हाँ तो नॉर्मल जापानीज कन्वर्सेशन होगा। बिल्कुल यार, वो आता ही नहीं होगा। अब तो थोड़ा बहुत आने लग गया, 1 महीने के अंदर अच्छा खासा सिखा दिया उन्होंने। वही। और साथ में गाइस दूसरा ये भी है, अगर जापान में तुम्हें पार्ट टाइम चाहिए ना भाई, तो जापानीज कितनी ज्यादा जरूरी है भाई, वो तुम्हें भी आपके साथ मैं देख चुका हूँ भाई। वो मैंने पार्ट टाइम के लिए गाइस बहुत पहले बनाई थी मैंने एक बारी वीडियो की, पार्ट टाइम कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है ढूंढना। तो भाई मतलब लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती ना तो कुछ नहीं कर सकते तुम जापान में, और लैंग्वेज आती है तो तुम्हारे लिए हर जगह पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम के लिए इंटरव्यू भी होएगी। इंटरव्यू यहाँ हर जगह होता है यार इंटरव्यू। अभी तुम्हें लेकिन जापानीज आती है ना N3 लेवल की, तुम जॉब कहीं भी कर सकते हो जापान में, तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन है कि स्कूल, इंडियन स्कूल और जापानीज स्कूल में क्या डिफरेंस है, तो इन्हीं से पूछेंगे, मैं तब बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। चलो मेरा तो बढ़िया चल रहा है एकदम, कि टीचर पढ़ा रहा है, नहीं आ रहा तो टीचर ऐसे नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा। इंडिया में तो था मेरे साथ, टू बी ऑनेस्ट था मेरे साथ। अब यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ तो टीचर आके पर्सनली बता रहे हैं। हाँ। दूसरे बच्चे भी ऐसे हैं कि इतना कॉर्पोरेट कर रहे हैं कि नहीं आ रहा इसे तो इसको सीखने देते हैं। वाओ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो हिरागाना काताकाना भी नहीं आती थी जब मैं जापान आया, कि इंडियन स्कूल में बहुत रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ तो बच्चों पे इतना ट्रस्ट है कि कहीं पे कैमरे भी नहीं है अपने स्कूल में। तो वाओ, ये काफी बढ़िया चीज है यार, ये पॉइंट वाली बात है। पाजी बताएंगे। हाँ तो लैंग्वेज स्कूल का ऐसा है कि स्टडी तो काफ़ी बढ़िया चल रही है, और मेनली इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में ऐसा है अगर बच्चा गलती करता है स्टडी में तो वो ऐसे नज़रअंदाज कर देंगे कि चलो ठीक है कर दी, आगे वो बताएंगे नहीं थोड़ा कि केयरफुल रहो। जापान में ऐसा है कि टीचर अगर हमसे गलती होती है तो वो शीट में ना लाइक मार्क कर देंगे, तो घर से फिर से कर आओ जब तक वो शीट पे ओके नहीं लिख कर आ जाए। मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, लाइक मोइचिदो। तो अभी स्कूल का एक्सपीरियंस बताया भाई लोगों ने, मैं आपको खुद से बताता हूँ क्या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो ये वैसे लैंग्वेज स्कूल है, अब जो प्रॉपर स्कूल होता है जहाँ हम पढ़ते थे 12th, ये तो मैं अभी देखा नहीं है मैंने, बट उसका भी टूर मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ दिनों में जाऊंगा मैं। अरे मैं भी जा रहा हूँ। इसमें कितने बच्चे हैं तुम्हारी? 12 और हमारी क्लास में 8 बच्चे। तो गाइस बच्चे पे ना पर्टिकुलरली टीचर इतना फोकस कर पाती है ना, अगर कुछ चीज़ आती भी नहीं है ना टीचर इतने प्यार से बताती है। यहाँ सब कुछ अलाउड है, देखो तुम हर पीरियड के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, तुम कहीं भी जाओ बट तुम्हें प्रेजेंट होना है क्लास में, उसके बाद वो तुम पे डिपेंड करता है। और नहीं होते तो सीधा एब्सेंट है, कोई फोर्स नहीं, टीचर तुम्हें कभी डांटेगी भी नहीं। कभी लाइफ में क्यों करा तुमने इतना लेट, बस वो बोलेगी क्यों आए लेट, तुम्हारी एब्सेंट लग गई, बस यहाँ डायरेक्ट सीन है। तो चलो ये हो गया गाइस, स्कूल काफ़ी बढ़िया है जापान का, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है गाइस यहाँ का सिस्टम, टीचर लोगों का बिहेवियर। अगर तुम्हें हल्का सा भी बुखार हो ना, अबे इतना फोकस करती है ना टीचर, मतलब इसको बुखार कैसे आया यार। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है। अब जापान की गवर्नमेंट जो है रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रही है
मे बी अभी उससे N2 कई चाहिए। हाँ N2 चाहिए भाई, सबको चाहिए पता है। मैंडेटरी है देखा जॉब मैंने के वो। लिए। हाँ सबसे मेन हो गया, तुम्हें N2 नहीं आता तो जॉब नहीं है जापान में भाई, ये तो अब करने वाले वो अभी नहीं है उनके लिए रूल है। 2027 से। ना किनके लिए? वो उनके लिए है जो जापान में अभी नहीं है। नहीं है हाँ, जो पहले से लग चुके हैं उनके लिए नहीं है वो दिक्कत। हाँ ये जो चीज़ जैसे है। अपन अभी जापान में हैं, हम तो के- अपने लिए वो रूल अप्लाई नहीं है। ना हो सकता है सेमन गाकू के बाद तुम जॉब तब अप्लाई करोगे ना, होगा तुम्हारे लिए, होगा अरे हमारे लिए भी timeline, है। हाँ क्योंकि टाइमलाइन भी देखो ना, क्योंकि अभी तो हमारा स्कूल चल रहा है हाँ, normal। स्कूल वो साल जॉब तो- शायद वो जॉब नहीं, वीजा रूल है। नहीं जॉब के पता लिए है, है। वैसे जॉब के लिए है ये, तुम्हें जॉब नहीं है तो वीजा है नहीं, फिर वो बात है फिर तो। ना जो जरूरी नहीं है कि अगर आपको मिल गया लेटर हाँ तो आपको वीजा मिल जाएगा। अच्छा ऐसा भी है, हम्म। हो सकता है गाइस, इतना मुझे पता नहीं है इस चीज के बारे में, मेरे बट दोस्त के लैंग्वेज साथ हुआ काफी है। ज्यादा जरूरी है। जापान में सुना क्यों होता है, है। क्योंकि यहाँ स्ट्रेस होता है लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा 18 के बाद ना बच्चा हम्म। इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसकी चॉइस है वो अकेले रहता है घर वालों से। यहाँ बहुत तगड़ा वेस्टर्न कल्चर है, तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ ऐसा है ना, देखो 18 हो गया ऐसा बच्चा, अब वो उस पर डिपेंड करता है, तू घर वालों से दूर रहना चाहता है, घर वाले जबकि भगाते हैं दूर रहे, उसके बाद वो घर वाले से मिलने ना सिर्फ रेस्टोरेंट में आते हैं, एक हफ्ते में एक बार मिलना हो, अगर घर भी नहीं जाते भाई एक दूसरों के। सोच आदि भाई, मैंने भाई ये चीज़ अगर anime में इंडिया में देखी है। सोचो यार, अभी रियलिटी है अरे ये। सच में मेरे साथ एक बंदा है, कैसे बताऊं यार, तो उस दिन बर्गर किंग में देखा, हाँ वो जो मोटा वाला था, तो उसकी कहानी बताता हूँ। तो 18 का हुआ तो 19 तक उसने घर पे रहा, 20 के बाद वो अपना चले गया था। तो वो बंदा 20 से अपने घर वालों से एक साल में पता है 10 या 12 बार मिला हुआ है, सिर्फ ऐसे करके। वो अब उस पर डिपेंड है, वो तू किसके साथ रह रहा, कहाँ रह रहा, कैसे कमा रहा। अगर उसे यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई करनी है तो घर वाले पूरा खर्चा करते हैं, अब पूरे घर वाले ही पैसे देंगे। तो गाइस जापान में इस लेवल का वेस्टर्न कल्चर है, मतलब इंडिया में भी है वेस्टर्न कल्चर। अगर तुम वेस्टर्न साइड जाओगे, मुंबई में ऐसी जगह जाओगे, तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि बच्चा हाँ अपने हिसाब से करता है हर चीज़। बट हमारे नॉर्थ साइड में अगर उत्तराखंड की बात करें, पंजाब में करें, ये तो बिल्कुल भाई हमारा तो पूरा खानदान रहता है एक साथ, सही बात जॉइंट है। फैमिली बोलते हैं जिसे। तो हम रह भी नहीं सकते। अगर मुझसे बात बोली जाए ना, भाई तो अपनी मम्मी पापा से अलग होके रह ले यार, मैं कभी भाई, मैं तो सबसे पहले मैं खुद फैमिली वाला बंदा हूँ, मतलब अगर फैमिली नहीं है मेरे साथ तो मैं नहीं रह सकता। और दूसरा, अब मेन बात है टाइम मैनेजमेंट, सबसे मेन भाई। तो टाइम मैनेजमेंट बताओ सरदार जी। मेरा तो बढ़िया है। मैंने अपना ऐसा स्केड्यूल बनाकर रखा है कि सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, ठीक है। 8 बजे तो मैं पूरा रेडी होकर आदित्य को मैं 8 बजे कॉल करूंगा कि हो गया रेडी। क्या होता है, अभी आपने 20 मिनट्स का ऊपर कर लिया, अब 8:20 पे निकलते हैं हम। अच्छा अभी स्कूल में अटेंड होकर सीधा मैं स्कूल से घर ही आऊंगा। घर आकर एक बार बात नहा लिया, एक बार अच्छे से फ्रेश होकर नहीं सर, हाँ। सीधा 1 घंटा लगेगा कुकिंग के लिए, वो खाकर उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठता हूँ। अराउंड 3 घंटा मैं पढ़ता हूँ। ये हो गया। और टाइम मैनेजमेंट क्या है सरदार जी, स्कूल खत्म होने के बाद फिर लगता है तुम्हें डिफिकल्ट है टाइम मैनेज करना? अभी तक तो नहीं, पार्ट टाइम के बाद ही पता चलेगा आपको। हाँ ये चीज तो देखो अभी तक तो रियलिटी। काफी- मेरा तो बहुत गंदा है time आदि का management। गाइस ऐसा है ना, आदि अभी घर पे बैठ के Internship वो भाई कर के रहा है। पास बहुत तगड़ी स्किल है, भाई वेबसाइट बनाता है। तो भाई मतलब वेबसाइट खुद का करता है काम, तो उसको बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, तो इसका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मतलब वैसे ही मेरा है काम भाई, सेम तेरी तरह पर है। टाइम नहीं है, वो वाला सीन है मेरे मैं पास। तुम्हें रियलिटी बताऊंगा ना, एज अ व्लॉगर जापान में तुम करके देखना कभी डेली व्लॉगिंग, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी ज्यादा डिफिकल्टी अरे है, सही कितने। तो चलो गाइस, ये होगी हमारी लिविंग कॉस्ट भी कवर कर दी हमने। जापान में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कितनी फीस होती है, और कौन बंदा जापान आ सकता है। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं आ पाओगे जापान यार। एज अ भाई लोअर मिडिल क्लास से भी हो ना, तुम जापान एफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है। अरे काफी ये पैसा रियलिटी है गाइस, रियलिटी सच में। मिडिल महंगा क्लास है। तो होना जरूरी है कि तुम जापान आके तुम्हारे पास बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए जापान में बस। कि और अगर- वरना तुम नेक्स्ट स्कॉलरशिप दे के आओ भाई। मैक्स स्टूडेंट की लाइफ बहुत तगड़ी है, बट उनकी बस एक है ना, अगर उनने मैक्स दे दिया, मैक्स से आगे ना, तो उनकी लाइफ बंदी रहेगी। फिर एक की जगह वो एक ही रूट फॉलो कर सकते हैं सिर्फ, वो डबल नहीं, ऐसे नहीं जा सकते फिर। हम तो उनके साथ सबसे मेन प्रॉब्लम, हमारे पास ऑप्शन ये है, हम एक में आए ना, हम हजारों जगह अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, बट उनका पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। वो आगे ना पहले स्कूल करा, लैंग्वेज, फिर उसके बाद उनको वही चीज करनी पड़ेगी जो पहले से ही डिसाइड है, सेमनगाकू, फिर उसके बाद जॉब। ये सीन है बस। तो भाई आज का वीडियो गाइस, और क्या इन्फॉर्मेशन अगर रह गई होगी ना, कमेंट कर देना नीचे। टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा पक्का।